भाई स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं मोहम्मद शोएब खान। मैं आप लोगों के सामने AIB के 100 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को AIB 19 में आप लोगों को मदद करने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोगों के सामने मैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मध्यस्थता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता करार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, मध्यस्थता करार लिखित के साथ मौखिक रूप से भी हो सकती है। ये ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पे यही अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अध्ययन मध्यस्थ को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट है, जब उसके पास पक्षकार द्वारा सहमत योग्यताएं हों तो आपको जो है मध्यस्थता चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कब दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सौतेला रिश्तेदार कहा जा सकता है। जब वे एक ही पत्नी के वंशज हों, जब वे एक ही पूर्वज के अलग अलग पत्नियों के वंशज हों, जब वे एक ही पूर्वज के पुरखिन के अलग अलग पतियों की संतान हों, जब वे एक समान पूर्वज के वंशज नहीं हों। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है, जब वे एक ही पूर्वज के अलग अलग पत्नियों के वंशज हों। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त नहीं माना जाता। विवाह के सामान्य पक्षकारों का कोई जीवन साथी जीवित नहीं होना चाहिए। पक्षकारों के प्रतिष्ठित रिश्ते की कोर्ट के भीतर होना चाहिए। पक्षकारों को एक दूसरे का संपिंड नहीं होना चाहिए। पक्षकारों को मिर्गी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसमें भी बी वाला ऑप्शन सही है, पक्षकारों के प्रति सेध रिश्ते की कोर्ट के भीतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 वन निम्नलिखित प्रावधान करती है। दंपत अधिकारों की बहाली के लिए आधार, न्यायिक पृथक्करण के लिए आधार, तलाक के लिए आधार। तो यहाँ पे आपको बता दें कि न्यायिक पृथक्करण के लिए आधार और तलाक के लिए आधार धारा 1 में, धारा 3 और 1 में जो है 1955 की धारा अधिनियम में आपको दिखाया जाता है। यहाँ पे आप लोगों को प्रदान करती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को बता दें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। हिंदू विधि में बातिल विवाह क्या क्या अर्थ है। इसका अर्थ है शून्य विवाह। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, विवाह का वह अनुबंध जिससे पत्नी द्वारा उसे सौंपे गए अधिकार के तहत भंग किए जा सकता है, मुस्लिम विधि के तहत क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिदत, तलाकुल तहफीज, तलाकुल हसन। तो यहाँ पे तलाकुल तहफीज यहाँ पे नेक्स्ट सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हिंदी निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक हिंदू लड़का और हिंदू लड़की शादी कर सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954। तो इनके दोनों के तहत हिंदू लड़का लड़की शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालिका को भी सहदायिकी संपत्ति से अधिकार उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ पे 2005 में आप लोगों को बता दें, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 जब संशोधन हुआ तो वहाँ से आप लोगों को ये जो है बालिका को संपत्ति में अधिकार उपलब्ध कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है। वेदक दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक पिता और उसकी दत्तक पुत्री के बीच आयु का अंतर कितना होना चाहिए। तो 21 वर्ष होना चाहिए। तो 21 वर्ष यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जाता है। तो यहाँ पे मामला दिया हुआ SP गुप्ता बना भारत संघ, हुसैन आरा खातून बना बिहार राज्य, MC मेहता बना भारत संघ, कल्याण बेसरी महतो भारत संघ। तो यहाँ पे हुसैन आरा खातून बना बिहार राज्य सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में PIL का जनक माना जाता है। PIL का जनक न्यायमूर्ति SR दास, न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति SR खन्ना। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें, न्यायमूर्ति PN भगवती को PIL का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे जनहित याचिका राज्य सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, निजी पक्षकार के खिलाफ नहीं दायर की जा सकती। निजी याचिका नहीं दायर की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचारण नहीं किया जा सकता। बंधुओं
मजदूरों के मामले में समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है, समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में यह निर्णित किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक कार्यों पर बल्कि प्रशासनिक कार्यों पर भी लागू होते हैं? के कृपक बना भारत संघ, राम जायसवाल कपूर बना भारत पंजाब राज्य, सोनिक इंडस्ट्री राजकोट बना नगर निगम राजकोट, मेनका गांधी बना भारत संघ। तो यहाँ पे के कृपक बना भारत संघ सही है। निम्नलिखित में से किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने एसपी संपत कुमार बना भारत संघ मामले पर व्यापक पुनर्विचार किया था? जेबी चोपड़ा बना भारत संघ, एल चंद्र कुमार बना भारत संघ, आर.के. जैन बना भारत संघ, एस.के. सरकार बना दिनेश चंद्र मिश्रा। तो यहाँ पे एल चंद्र कुमार बना भारत संघ सही है। निम्नलिखित में से किसने प्रशासनिक कानून को सरकारी सत्ता के नियंत्रण के लिए संबंधित कानून के रूप में परिभाषित किया गया था? तो बेड यहाँ पे सही ऑप्शन है बेड। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अदालतों में अवैध रूप से वकालत करने वाले व्यक्तियों के लिए क्या दंड निर्धारित है? क्या दंड निर्धारित है? 6 महीने तक के लिए कैद निर्धारित है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिवक्ता अधिनियम 1961 का कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है? तो यहाँ पे धारा 49 धारा 49 जो है निर्धारण करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अधिवक्ता ऐसे किसी भी मामले में पैरवी कर सकता है जिसमें उसका स्वयं का आर्थिक हित हो। यही वाला सही है, ये गलत है, ये सही है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे भारत का सर्वोच्च न्यायालय काम करता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एकल व्यक्ति कंपनी ओपीसी अनिवार्य रूप से निजी या सार्वजनिक कंपनी में प्रवृत्त हो जाएगी? यदि किसी ओपीसी की चुकता शेयर पूंजी 25 लाख रुपए से अधिक हो, यदि किसी ओपीसी की चुकता पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक हो। तो बी वाला ऑप्शन सही है, इसमें 50 लाख रुपए से अधिक हो कि। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी सार्वजनिक कंपनी के लिए निर्देशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कंपनी की सार्वजनिक कंपनी होने के लिए 3 व्यक्तियों की होना आवश्यक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ऐतिहासिक सिद्धांत की विस्तार में व्याख्या की गई थी? बोलेरो नागरिक कल्याण मंच बना भारत संघ, एपी प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड बना एमबी नायडू, इंडियन काउंसिलिंग फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बना यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता बना कमलनाथ। तो ये ऑप्शन कौन सा है आप लोग कमेंट में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कानून में लोक न्याय सिद्धांत पर एक ऐतिहासिक मामला है? बल्लोर नागरिक कल्याण मंच भारत बना भारत संघ, एलोगा टेलिस बना मुंबई नगर निगम, इंडियन बार काउंसिल ऑफ एनवायरो लीगल एक्शन बना यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता बना कमलनाथ। तो यहाँ पे एमसी मेहता बना कमलनाथ। निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 64A को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था? श्रेया सिंगल बना भारत संघ। तो श्रेया सिंगल बना भारत संघ में रद्द कर दिया गया था। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रवर्तक को उपरोपित नहीं किया जाएगा? प्रवर्तक द्वारा स्वयं भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उसके द्वारा प्रोग्राम किए गए स्वचालित सिस्टम द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है, किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं स्वीकार किया जाएगा। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत एक महिला अधिकतम कितने अवधि तक मातृत्व लाभ की हकदार है? तो यहाँ पे 26 सप्ताह तक, आप लोगों को बता दें 26 सप्ताह तक मातृत्व लाभ की एक महिला अधिकार है।
तो यहाँ पे मतत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार ट्यूबेकाटमी ऑपरेशन के लिए एक महिला कितनी अवधि तक सवेतन छुट्टी की हकदार है? तो यहाँ पे 2 सप्ताह तक आपको सवेतन मतलब वेतन मिलेगा, छुट्टी की हकदार है। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किसी फैक्ट्री में कम से कम एक कैंटीन होने के लिए मूल रूप से नियोजित श्रमिकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे 250 होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है? तो 6,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त करने वाला पर्यवेक्षक, 8,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त करने वाला पर्यवेक्षक, 10,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त करने वाला पर्यवेक्षक। नेक्स्ट है आपका 12,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त करने वाला पर्यवेक्षक। तो यही वाला जो है सही है। अकृत्यपूर्ण दायित्व मुख्य रूप से कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति और इसका उल्लंघन निर्धारित क्षति के लिए कार्रवाई द्वारा निर्माणनीय है के रूप में किसने प्रकाशित किया था? तो यहाँ पे बिनफील्ड ने प्रकाशित किया था। लूरेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण सूक्ति से संबंधित है? डेमनम साइन इंजीनियरिया से संबंधित है। तो यहाँ पे मोटर वाहन अधिनियम 1988 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बिना दोष दायित्व से संबंधित है? तो यहाँ पे धारा 140 बिना दोष दायित्व से संबंधित। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कितने उपभोक्ता अधिकारियों की पहचान की गई है? तो यहाँ पे 6 उपभोक्ता अधिकारियों की पहचान की गई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार के संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देने के लिए अधिकृत है? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण पर प्रसिद्ध, राज्य उपभोक्ता संरक्षण प्रसिद्ध, राज्य उपभोक्ता संरक्षण प्रसिद्ध। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान में कहा गया कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 265 में आप लोगों को जो है ये कोई कर एकत्र नहीं किया जा सकता, न लगाया जा सकता। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 31 मार्च 2020 को नव स्थापित किसी व्यवसाय या पेशे के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा पहला पिछला वर्ष होगा? तो यहाँ पे पहला पिछला वर्ष 31 मार्च 2020 को, तो 31 मार्च 2020 से शुरू और 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाला पहला और पिछला वर्ष होगा। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी पिछले वर्ष में भारत का निवासी माना जाता है यदि वह पिछले वर्ष में निम्नलिखित दिनों की अवधि के लिए भारत में रहा हो। तो 182 दिन तक अगर भारत में रहा तो वो भारत का निवासी माना जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आय को परिभाषित किया गया? तो आय को परिभाषित 224 में किया गया है, तो मतलब 224 में किया गया है। तो यहाँ पे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धोखाधड़ी नहीं है? यह वादा जिसे पूरा करने के इरादे के बिना किया गया हो, तथ्य का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति द्वारा तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना, यदि बोलने का कर्तव्य नहीं है तो केवल मौन रहना। तो यही वाला सही है, यदि बोलने का कर्तव्य नहीं है तो केवल मौन रहना चाहिए। ए बी को धोखा देने के इरादे से झूठा वर्णन करता है कि ए के कारखाने में सालाना 500 मन नील बनाया जाता है और इस तरह बी को कारखाना खरीदने के लिए प्रेरित करता है। उपरोक्त कथन के आलोक में सही विकल्प का उत्तर दीजिए। अनुबंध प्रारंभ से ही शून्य था, अनुबंध ए विकल्प पर शून्य था, अनुबंध बी विकल्प पर शून्य था। तो अनुबंध बी विकल्प पर शून्य था क्योंकि बी को कोई जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा निषेधाज्ञा सुनवाई के समय और मुकदमे के गुणादोष के आधार पर केवल डिग्री द्वारा दी जा सकती है? अस्थायी निषेधाज्ञा, शाश्वत निषेधाज्ञा। तो शाश्वत निषेधाज्ञा ये सही है। मूलधन पर देय साधारण ब्याज का भुगतान करने से विफलता पर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के लिए बॉन्ड में शर्त भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अर्थ में जुर्माना नहीं है?
तो धारा 74 में जुर्माना नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 63A के तहत देय डिफ़ॉल्ट ब्याज कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे देय डिफ़ॉल्ट 9% है, प्रतिवर्ष है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1872 की धारा 17 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा दी गई है? आंतरिक का जीवन काल अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है, अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि। 47 क्वेश्चन नंबर पर क्रमाय लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम लिखित नहीं है? वचन पत्र हुंडी लिखित नहीं है। प्रक्रम लिखित अधिनियम 1881 के आलोक में यदि प्रक्रम लिखित पर ब्याज दर का उल्लेख नहीं है तो किस दर से ब्याज लिया जाएगा? तो 18% प्रतिवर्ष के अनुसार ब्याज लिया जाएगा। घोषणा के प्रकाशन की तारीख से किस अवधि के भीतर यदि कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता तो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। पूरी कार्रवाई समाप्त हुई 6 महीने 12 महीने में पूरी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, 1 साल में। प्रभावित परिवार का न्यूनतम प्रतिशत कितना है जिन्हें भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार? अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए अपनी पूर्व सहमति देनी होती है। तो 75%, 80%, 90, 100। तो यहाँ पे 80% चाहिए। कल्पना कीजिए कि एक IPL टीम अपने कपड़ों की रेंज बेचने के लिए कंपनी स्थापित करती है। टीम किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकती है कि कपड़े उनके द्वारा बनाए गए हैं? तो यहाँ पे पेटेंट ट्रेडमार्क के द्वारा आप लोग ट्रेडमार्क दिखा सकती है। ट्रेडमार्क आमतौर पर पेटेंट की अवधि कितनी होती है? 10 वर्ष, 20 वर्ष। तो यहाँ पे 20 वर्ष सही है। भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है? तो अमेरिका से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। निम्नलिखित में से कौन सी रीट प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन को लागू करने के लिए जारी की जाती है? परमादेश, अधिकार परीक्षा। तो यहाँ पे परमादेश होगा, परमादेश सही है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ पे 58वां संशोधन में आप लोगों को प्रकाशित किया गया था कि हिंदी में अनुवाद। निम्नलिखित में से कौन सा आवासीय विधान पर ऐतिहासिक निर्णय है? बिहार राज्य बना कमलेश्वर सिंह, एम करुणानिधि बना भारत संघ, कर्नाटक राज्य बना भारत संघ, केशव वन माधव मेनन बना बम्बे राज्य। तो बिहार राज्य बना कमलेश्वर सिंह सही है। रे बेरुबारी मामले में प्राप्त सलाहकारी राय के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? संविधान 4वां संशोधन अधिनियम 1955, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956, संविधान 9वां संशोधन अधिनियम 1960, संविधान 11वां संशोधन अधिनियम 1961। तो यहाँ पे संविधान 9वां संशोधन अधिनियम 1960 सही है। 58 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय विधि द्वारा राज्य विधि के बीच असंगत के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 254। भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितने संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी? तो 10 वर्ष, 15 वर्ष प्रदान की गई थी, 15 वर्ष। निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णित किया गया कि संवर्ग में एकल पद पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता? चक्रधर बनाम पासवान बनाम बिहार राज्य, केसी बसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य, ABS के संग रेलवे बनाम भारत संघ, केरल राज्य बनाम ENM थॉमस। तो चक्रधर पासवान बनाम बिहार राज्य। किसी कामकाजी महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लंघन भी माना जाता है? तो उल्लंघन माना जाता है अनुच्छेद 19(1)(g).
तो 19(1) जो है उल्लंघन माना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25(b)(2)(b) और 26(b) के बीच टकराव को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू किया जाता है। तो यहाँ पे समंजय निर्माण का सिद्धांत, अनुबंधित विषय का सिद्धांत, उदार व्याख्या का सिद्धांत। तो यहाँ पे पहला वाला सही है, सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। 63 निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 लागू नहीं हो सकती। भारतीयों द्वारा भारत के बाहर किया गया अपराध, भारत के पंजीकृत किसी भी जहाज पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, किसी भी देश में स्थित कंप्यूटर समाधानों को निशाना बनाकर अपराध करने वाला कोई व्यक्ति। तो यहाँ पे आपका जो भी आंसर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 64। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान हैं। तो 5 प्रकार के दंड विद्यमान हैं। ए और जेड मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ तलवारबाजी के लिए सहमत होते हैं। इस तलवारबाजी के दौरान उचित रूप से खेलते हुए ई जेड को गंभीर रूप से चोट पहुंचाता है। ये द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया गया। कोई अपराध नहीं किया गया है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में निजी बचाव का अधिकार मृत्युकारित एक विस्तारित नहीं हो सकता। ऐसे मामले में जब किसी हमले से हत्या की आशंका हो, ऐसे मामले में जब हमला बलात्कार करने के इरादे को दर्शाता हो, ऐसे मामले में जब हमला साधारण चोट पहुंचाने के इरादे को दर्शाता हो, ऐसे मामले में जब हमला अप्राकृतिक वासना को संतुष्ट करने के इरादे को दर्शाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऐसे मामले में जब हमला साधारण चोट पहुंचाने के इरादे को दर्शाता हो। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस धारा के लिए लाभ शब्द से आर्थिक लाभ शामिल है। आर्थिक लाभ शामिल है तो आप लोगों को बता दें धारा 89 धारा 79 में शामिल है। यक्ष जानबूझकर किसी महिला को परेशान करने के इरादे से उसकी सहमति के बिना उसका घूंघट खींचता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार उसने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है। चोट, आपराधिक बल, हमला, गंभीर चोट। तो वहाँ पे आपराधिक बल होगा, तो आपराधिक बल बी वाला ऑप्शन सही है। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है जो किसी नाबालिग को अपंग बनाता है ताकि ऐसे नाबालिग का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए किया जा सके। 5 साल का कारावास और जुर्माना, 7 साल का कारावास और जुर्माना, 10 साल का कारावास और जुर्माना, आजीवन कारावास और जुर्माना। आजीवन कारावास और जुर्माना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्स धमकी देता है कि अगर बाई उसे पैसे नहीं देगा तो वह बाई के संबंध में मानहानि लेख प्रकाशित कर देगा। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार यक्स को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सजा दी जा सकती है। 2 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है, 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार सहायक सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सी सजा पारित करने के लिए अधिकृत हैं। मौत की सजा, आजीवन कारावास की सजा, 10 वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा। तो यहाँ पे 10 वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा पारित कर सकते हैं। गैर जमानती और संज्ञेय अपराध करने के लिए किसी निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आता है। तो धारा 43 के तहत अगर आता है तो उसे फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं है। पति मानता है कि पत्नी जड़ता से रह रही है, पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ रहने से इनकार कर सकती है करती। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। फिलहाल आप लोग जो भी ऑप्शन सही है उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 64(a) के तहत आती है। बलात्कार पीड़ित की मेडिकल जांच, बलात्कार पीड़ित की मेडिकल जांच आती है 64(a) के अनुसार। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अन्वेषण में कार्रवाई की डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अन्वेषण के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान डायरी में डाले जाएंगे। डायरी को पृष्ठांकित किया जाएगा। डायरी के साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सी वाला ऑप्शन सही है, डायरी को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऑप्शन गलत है, सही है। निम्नलिखित में से किस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अपराध करने के तरीके का आरोप में निम्न में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।
ये एक निश्चित समय और स्थान पर किसी वस्तु की चोरी का अभियुक्त है। ये एक निश्चित समय और स्थान पर बी को धोखा देने का अभियुक्त हो। ये बी को सजा से बचाने के इरादे से कानून के निर्देशन का अवज्ञा करने का अभियुक्त हो। ये किसी समय और स्थान पर झूठी गवाही देने का अभियुक्त हो। तो ये किसी निश्चित समय या स्थान की किसी वस्तु चोरी का अभियुक्त हो। 77 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है? तो आईपीसी की धारा 454 के तहत, आईपीसी की धारा 504 के तहत। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय को निर्देश का प्रावधान करती है? धारा 395 उच्च न्यायालय को प्रदान करती है। निम्नलिखित अपराध के आरोपी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत जमानत नहीं दी जा सकती। आईपीसी की धारा, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है, मतलब तीनों में आईपीसी की धारा 76A(b) के तहत अपराध किया हो, आईपीसी की धारा 76D(a) के तहत अपराध का आरोपी, आईपीसी की धारा 376D(b) के तहत अपराध का आरोपी। यदि कोई मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बिना प्राधिकार के करता है, भले ही सद्भावना में किया गया हो, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार कार्रवाई के निष्प्रभावी कर देगा। सीआरपीसी की धारा 306 के तहत क्षमादान देना, किसी मामले का प्रोत्साहन करना, और सीआरपी की धारा 410 का तहत मुकदमा चलाना, सीआरपीसी की धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करना, सीआरपी की धारा 176 के तहत जांच करना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आलोक में दीवानी न्यायालय में क्षेत्राधिकारी को तय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? वाद पत्र में दिए गए प्रमाण, लिखित बयान दिए गए प्रमाण। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, वाद पत्र में दिए गए प्रमाण। नेक्स्ट, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के निम्नलिखित में से किसे दीवानी प्रक्रिया का मुकदमा नहीं माना जा सकता? स्वैच्छिक भुगतान या भेंट की वसूली के लिए मुकदमा, मत अधिकारी के लिए अधिकारों के लिए मुकदमा, विशिष्ट राहत के लिए मुकदमा, पूजा के अधिकार से संबंधित मुकदमा। पूजा के अधिकार से संबंधित मुकदमा ये दीवानी में नहीं माना जाएगा। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिनिधि मुकदमे में रेस जुडिकेटा प्राण न्याय के सिद्धांत को लागू करता है? धारा 11 स्पष्टीकरण 5, धारा 11 स्पष्टीकरण 6, धारा 11 स्पष्टीकरण 7, धारा 11 स्पष्टीकरण 8। तो धारा 11 स्पष्टीकरण 6 जो है सही है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायालय प्रतिवादी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए सम्मन जारी नहीं करेगी? यदि प्रतिवादी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध होने वाले क्षेत्र में न्यायालय से 250 मील दूर रहता है, तो उसका सम्मन नहीं जारी किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में वादी को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार नया मुकदमा करने से रोका जाता है? मुकदमे को खारिज करना, जहां वादी द्वारा वाद व्यय का भुगतान करने में विफल के परिणाम स्वरूप सम्मन नहीं दिया गया था किसी भी पक्ष में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, वादी के उपस्थित नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज करना। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को अधिकतम कितनी बार स्थगन दिया जा सकता है? तो 3 बार स्थगन दिया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में बिना सम्मन के गवाह को पेश करने का प्रावधान किया गया? तो यहाँ पे धारा दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1976 सही है। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दिए गए वाद व्यय शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? गवाहों का खर्चा, कानूनी फीस, खाने और रहने का खर्चा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 89, किसी मुकदमे के मामले में जहाँ सरसरी संक्षिप्त प्रक्रिया लागू की जानी है, प्रतिवादी को उस पर नोटिस की तामील हेतु पता दाखिल करने के लिए उपस्थित होने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कितनी अवधि निर्धारित की गई है? समन प्राप्त होने की तारीख से 7 दिन, 10 दिन। तो समन प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन।
दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अपीलीय अदालत किसी मुद्दे को सुनवाई के लिए निचली अदालत में भेज सकती है? तो निचली अदालत में भेज सकती है, इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ए पीट कर बी की हत्या करने का अभियुक्त है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार उसी कार्यकलाप का हिस्सा बनने वाला प्रासंगिक तथ्य नहीं माना जाएगा? पिटाई के समय ए बी ने जो कुछ किया, तो पिटाई करने वाले दिन से एक दिन पहले ए या बी ने जो कुछ भी कहा, ये सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कहता है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी? तो धारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत मध्यकालिक कथन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? तो धारा 32 में स्वीकार किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के प्रमाण को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर आपके सामने है, दस्तावेजों के अंतर्वस्तु प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाए, जिला प्रतिरक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकृति को स्पष्ट किया था? अनवर पीवी बना पी के बशीर, अनवर पीवी बना पी के बशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संस्कृति हमेशा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, स्वीकार किए गए मामलों के संबंध में स्वीकारित निर्णायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनुसूचित नियम का अपवाद है? तो धारा 32(1). निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक मान्यता प्राप्त वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं है? तो मध्यस्थता, लोक अदालत, बातचीत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लोक अदालत किसी भी न्यायालय का शुल्क, लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक फौजदारी मामलों से निपट सकती है। ये क्वेश्चन ये जो है बी अफसर सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।